जय हिंद साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम बल, यानी कूलाम बल के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, अगर हम कूलाम बल की बात करते हैं तो चलते हैं हम थोड़ा कूलाम से पहले की हम बात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि दो आवेशित गोलों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दो आवेशित इन्होंने गोला लिया, इन्होंने बताया कि दो आवेशित गोलों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि दो आवेशित गोलों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इन्होंने इस बात को प्रमाणित नहीं किया या इसको प्रमाणित नहीं कर पाए, इसलिए इनका नाम नहीं आता है। फिर आगे चल करके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। एक और वैज्ञानिक आते हैं बाद में जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। अब देखिए जोसेफ प्रिस्टले क्या कहते हैं। जोसेफ प्रिस्टले क्या कहते हैं कि यह जो वैद्युत बल होता है यह लगभग गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बराबर होता है। यानी जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है उसी प्रकार से वैद्युत बल का भी नियम कार्य करता है, लेकिन इन्होंने भी इसको प्रमाणित नहीं किया, इसलिए इनका भी नाम नहीं आता है। तब जाकर के फिर बाद में आते हैं कूलाम, और कूलाम आते हैं। कूलाम बल के बारे में बताते कैसे हैं? सबसे पहले वह एक यंत्र का निर्माण करते हैं। जो यंत्र था उस यंत्र को इन्होंने नाम दिया मरोड़ तूला। मरोड़ तूला, या इसी को हम कहते हैं एंठन तूला। याद रखिएगा, कूलाम ने क्या किया? एक मरोड़ तूला का निर्माण किया। यह एक प्रकार का यंत्र है। यह करता क्या है? ये बहुत छोटे छोटे आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। यानी इसी की सहायता से कूलाम ने क्या किया था? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था। तो चलिए हम जानते हैं आवेश के कूलाम के नियम के बारे में। देखिए, कूलाम ने क्या कहा कि जब दो आवेश, देखिए कूलाम ने कहा कि जब दो आवेश, जैसे मान लेते हैं एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, यह दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लेते हैं हम कि इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r है। दो आवेश अगर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थिर है, यानी कि स्थिर है, एक जगह है, ये कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं, दोनों स्थिर आवेश हैं। और जो आवेश होने चाहिए बहुत छोटे आवेश होने चाहिए, यानी कि बिंदु आवेश। देखिए, इन्होंने कहा कि जब दो बिंदु स्थिर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात इन्होंने यह बताया। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने अपने नियम में यह बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, अब यह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कहने का मतलब, अगर यह दो आवेश धनात्मक है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर दोनों ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तब इनके बीच आकर्षण लगेगा। यानी यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों के लिए नियम कार्य करता है। तो इन्होंने कहा क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
अथवा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कूलाम बल का जो फार्मूला होता है, कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने बताया ना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है इनके अनुदिश यानी इसी रेखा पर यह कार्य करता है, इसके इधर और इसके इधर, इन्हीं रेखाओं पर यह बल कार्य करता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब आगे हम सीखते हैं। देखिए जो चीजें एक समान रहती है उसको एक बार लिखते हैं, जैसे कि F और F दोनों एक समान है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे F। एक चिन्ह भी एक समान दिख रहे हैं तो इनको भी हम एक बार लिखेंगे। Q1 Q2 अंश की वैल्यू है तो इनको हम ऊपर लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, F बराबर, जब यह समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगता है। तो जब बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ एक नियतांक जुड़ता है जिसे हम कहते हैं समानुपाती स्थिरांक, जिसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ नियतांक के रूप में जुड़ता है कैपिटल K। बाकी सेम वैसे उतार लेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो हमको मिलता है एक फार्मूला, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। चलिए इसके और आगे हम लोग देखते हैं। F बराबर जो K होता है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो K है इसका नाम क्या है। तो K का जो नाम जहां K बराबर है समानुपाती स्थिरांक, K को हम कहते हैं समानुपाती स्थिरांक। अब K का जो मान होता है, K का मान होता है 9 गुणे, देखिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है या बराबर, इसी को हम कहते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक निकालना हम फर्स्ट ईयर, जिसको मात्रक निकालना नहीं आता है वो फर्स्ट ईयर क्लास का जो वीडियो हम डाले हुए हैं उसमें जाके सीख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसे मात्रक निकालना सिखाए हुए हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगला एप्सिलॉन 0 जो होता है इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान हम देखते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। और सेम इसी का उल्टा इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे हम देखते हैं। जो K होता है, जो यहाँ पर K है समानुपातिक स्थिरांक जो है, यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। देखते हैं K की निर्भरता, K की निर्भरता। देखिए K की जो निर्भरता होती है यह दो बातों पर निर्भर करती है, पहला और दूसरा। पहली बात जो होती है वह होता है मात्रक पद्धति पर, और दूसरा होता है माध्यम पर।
चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम पहला सीखते हैं कि मात्रक पद्धति पर के का मान कैसे निर्भर करता है। देखते हैं। चलिए, तो पहला हम सीखते हैं के की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। चलिए, हम सीखते हैं के की मात्रक पद्धति पर निर्भरता कैसे होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं के एसआई मात्रक की, या अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं, तो के का जो एसआई मान होता है, एसआई मात्रक होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। के का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए, अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करते हैं, सीजीएस पद्धति में अगर हम इसकी बात करते हैं, सीजीएस पद्धति में देखिए, तो सीजीएस पद्धति में जो के का मान होता है, देखिए क्या होगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे न्यूटन। हम जानते हैं क्लास 9 में ही हम पढ़े रहते हैं, 11 में भी हमको पढ़ाया जाता है कि बल का मात्रक जो न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मान डाइन होता है, और 1 न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यानी कि जो न्यूटन है इसका वैल्यू होगा 10 के पावर 5 गुणे, यहाँ मीटर है, मीटर का सीजीएस पद्धति में मान सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ मीटर स्क्वायर है, इसीलिए एक बार और लिख देंगे गुणे 100। अब देखिए, गुणे बटे में है कूलाम स्क्वायर, यानी कि 1 बटे आवेश का मान। आवेश का मान होता है सीजीएस पद्धति में, आवेश का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 9, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3 गुणे 10 के पावर 9। यह वैल्यू इतना हो जाएगी। चलिए देखते हैं इन वैल्यू को। यहाँ पर देखिए, 3 त्रिक का 9, 9 ये कट जाएंगे। चलिए, इसको हम काटते हैं, 3 त्रिक का 9 से 9 कट जाएगा। देखिए, 9 5 कितना होता है, 14, और यहाँ 4 जीरो, 14 4 18 जीरो ऊपर हो जाएगा टोटल, और 9 9 18, यानी टोटल कट के खत्म हो जाएगा, यानी केवल यहाँ पर बचेगा के बराबर 1, यानी कि सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1। चलिए, यानी कि एसआई पद्धति में के का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1। चलिए, अब हम देखते हैं कि माध्यम के आधार पर के का मान कैसे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। के की माध्यम पर निर्भरता। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं निर्वात के लिए। निर्वात के लिए देखिए, एफ बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर जो एफ है यहाँ पर एफ के नीचे हम लिखेंगे निर्वात, जिससे पता चल जाएगा कि निर्वात यानी कि दोनों आवेश जो है निर्वात में रखे गए हैं और उनके बीच लगने वाला बल है। चलिए, इसे हम मानते हैं समीकरण 3। चलिए, अगला हम देखते हैं माध्यम के लिए। देखिए, माध्यम के लिए क्या होगा, एफ बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ के नीचे लिख देंगे माध्यम।
देखिए निर्वात रहेगा तो निर्वात लिखेंगे, माध्यम रहेगा तो इसके नीचे लिख देंगे माध्यम। लेकिन अब देखिए चेंज किस में आएगा। यहाँ पर क्या था, निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 था और यहाँ पर अब हो जाएगा एप्सिलॉन m। जब माध्यम की बात किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन m और इसे अब हम मानते हैं समीकरण 4। चलिए अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देते हैं। देखिए जब समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दिया जाएगा तो होगा क्या, F निर्वात बटे F माध्यम। बायां पक्ष का बायां पक्ष में भाग देते हैं, दायां पक्ष का दायां पक्ष में भाग देते हैं। इसका दायां पक्ष है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर टोटल के बटे। इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/4 सॉरी यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 ना होकर के यहाँ पर है एप्सिलॉन m। देखिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/4 से 1/4 कट जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन m। तो हम इसे लिखेंगे आगे F निर्वात बटे F माध्यम बराबर। अब देखिए नीचे वाले का गुणा ऊपर होता है, बीच वाले का गुणा बीच में होता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी एप्सिलॉन m बटे हो जाएगा एप्सिलॉन 0। तो यानी हमको यहाँ फार्मूला मिलेगा F निर्वात बटे F माध्यम बराबर होता है एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0 के। आगे देखिए हम लिख सकते हैं इसी को आगे F निर्वात बटे F माध्यम बराबर। ध्यान से देखिए जो एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0 है इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r। तो देखिए यहां पर जो एप्सिलॉन r होता है, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां जो एप्सिलॉन r है इसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखते हैं फ्रेम में आता है कि बाहर चला जाता है। आ तो रहा है, ठीक फ्रेम में आ रहा है। इसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम इसी को कहते हैं परावैद्युतांक। या इसी को हम कहते हैं परावैद्युतांक। देखिए अगर हम देखते हैं इसका मान निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए अगर हम देखते हैं, निर्वात या वायु के लिए, देखिए निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन r का जो मान होता है यह 1 के बराबर होता है, लगभग यह 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अन्य माध्यम के लिए, अगर किसी अन्य माध्यम के लिए हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन r का जो मान होता है वह 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं धातुओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो एप्सिलॉन r का मान होता है यह अनंत होता है। और यह जितने भी ये मान हैं, ये तीनों, ये जितने भी मान होते हैं, इस सब के सब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाए गए हैं।
जितने भी मान हैं सबके सब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाए गए हैं। तो यह था हमारा कूलाम्ब बल का नियम। अभी देखिए कूलाम्ब बल की अभी कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तें क्या होती हैं उसे भी देख लेते हैं हम लोग, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। कूलाम्ब बल की कुछ शर्तें भी होती हैं। देखिए कूलाम्ब बल की शर्तें क्या होती हैं, छोटा सा हेडिंग बनाम डाल देते हैं, शर्तें। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए कूलाम्ब बल की शर्तें क्या होती हैं। पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो आवेश हैं दोनों ये बिंदु आवेश होने चाहिए। पहली बात, बिंदु आवेश होने चाहिए। चलिए दूसरी बात कि जो दोनों आवेश हैं यह दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। आवेश स्थिर होने चाहिए। और तीसरी बात जो है वह यह है कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यह तीनों बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज का टॉपिक था कूलाम्ब बल का नियम, जिसे हम लोगों ने पूरा बेहतरीन ढंग से समझा है। हमने जहां तक कोशिश किया है आपको एक एक बात समझाने की, रटवाने की नहीं, बल्कि एक एक बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ बच्चों के मन में ये भी चलता है कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा तो 1 महीने में 2 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा ही सोचते रहते हैं। देखिए तो हम आप लोग के लिए एक बात कहना चाहेंगे, आप किसी खास समय का इंतजार मत करिए, बल्कि आने वाले हर समय को आप खास बनाइए, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।